नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया यूपी पुलिस जी के मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है, तो आप उसे मेरे साथ मिलकर हल करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं जो आज के आपके क्वेश्चन है, तो उसमें आप देखेंगे जो आपके जीएस से संबंधित 20 क्वेश्चन है। तो इसमें प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जूट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कटक उड़ीसा, रायगढ़ छत्तीसगढ़, सूरत गुजरात, रिसरा पश्चिम बंगाल। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से जो भारत में पहला आपका कारखाना, आपको बताना है कि जूट कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया है। इनमें से आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो प्रथम जूट कारखाना आपने पढ़ा होगा, प्रथम जूट कारखाना 1855 में। किस वर्ष आपका 1855 में, और 1855 में कहाँ पर, 1855 में रिसरा। रिसरा कहाँ पड़ता है, रिसरा पड़ता आपका पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे आपका पहला जूट कारखाना स्थापित किया गया। क्लियर हुआ। उसके बाद आपको याद रखना है, जैसे जूट है, ये भी पूछ लेते हैं कि जूट पौधे के कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। तो आपको याद रखना है जूट पौधे के कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है। जूट प्राप्त किया जाता है पौधे के तने भाग से। कौन से भाग से प्राप्त करते हैं, तने भाग से प्राप्त किया जाता है जूट। प्रथम कारखाना पूछे, रिसरा पश्चिम बंगाल, कौन से भाग से प्राप्त करते हैं, तने भाग से प्राप्त किया जाता है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, रिसरा पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मटकी व जवारा। ये एक साथ आपको पढ़ना है, यहाँ पे स्पेस हो रखा है लेकिन आपको एक साथ पढ़ना है। मटकी व जवारा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इनमें से आपको बताना है मटकी व ज्वारा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। इनमें से बताएंगे, सभी बताएं मटकी व ज्वारा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। मटकी व ज्वारा आपको याद रखना है किस राज्य से संबंधित है, तो ये किस राज्य के लोक नृत्य हैं, आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश के। कौन से राज्य के लोक नृत्य हैं आपके, मध्य प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के आप पढ़ते हैं जैसे रासलीला, नौटंकी, चरकुला, ये सब किससे, उत्तर प्रदेश से। तमाशा आप पढ़ते हैं कहाँ से, आपका महाराष्ट्र से। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ड्रीम बजट किस वर्ष के बजट को कहा जाता है। ड्रीम बजट, ये आपके सामने ऑप्शन है, 4 आपके सामने ऑप्शन है, 1973-74, 1991-92, 1997-98, 2022-2023। इनमें से आप बताएंगे कि ड्रीम बजट किसे कहा जाता है। ड्रीम बजट, ड्रीम बजट के बारे में आपको बताना है। तो बजट आपने पढ़ा होगा, जैसे बजट की आप बात करें तो बजट शब्द वास्तव में तो किसी भारतीय संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं मिलता, लेकिन आर्टिकल 112 में यह जरूर आपका मिलता है। क्या शब्द मिलता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में आपका दिया गया है, और आपको याद रखना है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में कौन सा आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में दिया गया। बजट अगर आपसे पूछे भारत का प्रथम बजट, भारत का प्रथम बजट, भारत का प्रथम बजट आपसे पूछा जाए, भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया। एक आप याद रखेंगे स्वतंत्र भारत का बजट। स्वतंत्र किसका है, स्वतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया। और एक याद रखेंगे जी गणतंत्र भारत का, किसका, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया। ये आपके क्वेश्चन है, इनमें से आप बताएंगे जी। अब इनको देख लेते हैं एक बार। आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम बजट, तो भारत का प्रथम बजट ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से 1860 में किसने प्रस्तुत किया था। इस व्यक्ति का नाम क्या है, इस व्यक्ति का नाम है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने लॉर्ड कैनिंग के समय में आपका पेश किया, जेम्स विल्सन 1860। स्वतंत्र भारत का, क्योंकि भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है, षणमुखम सेट्टी। तो स्वतंत्र भारत का यानी 1947 में किसने प्रस्तुत किया, षणमुखम सेट्टी ने प्रस्तुत किया। गणतंत्र भारत यानी 1950 में, 1950 में किसने प्रस्तुत किया, 1950 में प्रस्तुत किया जॉन मथाई ने। किसने प्रस्तुत किया, आपका जॉन मथाई। क्लियर हो गया, किसने प्रस्तुत किया, जॉन मथाई। अब यहाँ पे आप एक शब्द देख रहे हैं ड्रीम बजट। तो 2 बजट आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक कौन सा बजट है, एक आपका ब्लैक बजट है। कौन सा, एक आपका ब्लैक बजट, और एक कौन सा है, ड्रीम बजट। तो इनके नाम कैसे 2 आपके अलग अलग हैं। ब्लैक बजट उस बजट को कहा जाता है जिसमें आपका जो राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा आपका बढ़ गया है, तो उसे ब्लैक बजट कहा जाता है। और ब्लैक बजट अगर आपसे पूछा जाए तो वर्ष 1973-1974 वर्ष में जो आपका प्रस्तुत किया गया था,
और ये किसने प्रस्तुत किया था? ये प्रस्तुत किया था आपका यशवंत राव चौहान। किसने प्रस्तुत किया था? यशवंत राव चौहान। इस समय जो आपके वित्त मंत्री थे इन्होंने प्रस्तुत किया। राजकोष से घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण इस वाले बजट को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बजट इसको कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन, ड्रीम बजट। ड्रीम बजट क्या है? 1997-1998 वाला जो बजट है इसे ड्रीम बजट कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो टैक्स की दर थी उनमें कमी कर दी गई थी। और ये किसने प्रस्तुत किया था? ये प्रस्तुत किया था आपका पीवी चिदम्बरम ने। किसने प्रस्तुत किया? पीवी चिदम्बरम ने आपका प्रस्तुत किया, ये भी याद रखेंगे। और सर्वाधिक बार पूछे, सर्वाधिक बार किसने प्रस्तुत किया है? 10 बार। सर्वाधिक बार 10 बार आपसे पूछा जाए किसने प्रस्तुत किया है? मोरारजी देसाई। किसने प्रस्तुत किया है? मोरारजी देसाई। तो इनको भी आप याद रखेंगे, मोरारजी देसाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1997-98 क्लियर हो गया जी। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अवरोही क्रम में लगाएं। आपको ये 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, इनको बताना है कि सही क्रम क्या है। तो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं यूएसए, जापान, जर्मनी, भारत। दूसरा ऑप्शन है यूएसए, रूस, जापान, जर्मनी। तीसरा ऑप्शन है यूएसए, जापान, चीन, जर्मनी। चौथा ऑप्शन है यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी। इनमें से आपको बताना है जीडीपी के आधार पर विश्व की 4 बड़ी अर्थव्यवस्था को अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में आपको लगाना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन सही होगा आपका डी, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन से देश के? यूएसए के। यूएसए के बाद कौन सा देश आपका? चीन। चीन के बाद कौन है? जापान। जापान के बाद कौन है आपका? जर्मनी। और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपसे पूछा जाए, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन से देश की है? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपकी भारत देश की। कौन से देश की? भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इनमें याद रखेंगे, नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 चीन, नंबर 3 जापान, नंबर 4 कौन है? जर्मनी, और नंबर 5 कौन हो जाएगा? भारत। तो ये विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था है, इनको याद रखें सभी को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने। एशियाई विकास बैंक 1945, 1966, 1982, 2007। इनमें से आपको बताना है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं। एशियाई विकास बैंक, या आप शॉर्ट में क्या नाम देते हैं? शॉर्ट में नाम देते हैं एडीबी। क्या नाम देते हैं? एडीबी, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये नाम आप देते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक। तो इसकी स्थापना आपको बताना है किस वर्ष आपके की गई थी? 1945, 1966, 1982, 2007। तो एशियाई विकास बैंक आपसे पूछा जाए, इसमें 2 क्वेश्चन आप याद रखेंगे। एक तो आप स्थापना याद रखें, स्थापना किस वर्ष हुई है? 1966 में। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला में। कहाँ पर हेडक्वार्टर? मनीला। और मनीला किसकी कैपिटल है? ये है आपका फिलीपींस देश की कैपिटल। क्या है? फिलीपींस की देश की कैपिटल है आपकी मनीला। तो इसे आप याद रखेंगे, मनीला। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? मनीला में स्थित है, आपने पढ़ा होगा। इसलिए सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1966। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सब कुछ। ये थोड़ा सा आपका यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसमें यहाँ से थोड़ा सा इसे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये थोड़ा सा गलत है, तो इसमें क्या गलत है वो आप देख लेंगे जरा। अभी इसमें बता देते हैं ये आपका क्या है, पूरा क्वेश्चन क्या है। अब मैं इसमें पूरा इसको सही लिख देता हूँ। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सब कुछ ट्राई करो। क्या है? सब कुछ ट्राई करो, ये है क्वेश्चन। सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो। किस संचार कंपनी के? सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो, तो यहाँ से इसे हटाएंगे। किस संचार कंपनी की टैग लाइन है? किस संचार कंपनी की टैग लाइन है? ये संचार कंपनी आपके सामने वीआई, जियो, एयरटेल और क्या है आपका बीएसएनएल। एयरटेल भी यहाँ पे आपका गलत टाइप हो रखा है, इसे भी थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। एयरटेल, क्या है? एयरटेल। तो आपको बताना है कि सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो किस संचार कंपनी की टैग लाइन है? वीआई, जियो, एयरटेल या बीएसएनएल। इनमें से आप बताएंगे किस संचार कंपनी की टैग लाइन है। सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो, तो ये वास्तव में किस संस्था की आपकी या किस कंपनी की टैग लाइन है? ये है आपकी एयरटेल की। किसकी टैग लाइन है? एयरटेल की आपकी टैग लाइन है। जियो की आपको याद रखना है, जियो आप सब जानते भी होंगे। इसकी टैग लाइन क्या है? जियो जी भर के। क्या है इसकी टैग लाइन? जियो जी भर के। क्लियर हो गया।
वीआई की आपसे पूछा जाए, वीआई की क्या है, वीआई की पूछा जाएगा तो इसको आप याद रखेंगे टुगेदर, क्या है, टुगेदर फॉर टुमारो। टुगेदर फॉर क्या है, टुगेदर फॉर टुमारो। ये किस संस्था की टैगलाइन है, ये है आपका किसकी, वीआई की, टुगेदर फॉर टुमारो, वीआई कंपनी। बीएसएनएल ये आपकी सरकारी कंपनी है और इसकी टैगलाइन क्या है, इसकी टैगलाइन आप याद रखेंगे कनेक्टिंग इंडिया। इसकी टैगलाइन क्या है, इसकी टैगलाइन आप याद रखेंगे कनेक्टिंग इंडिया। क्लियर हो गया, क्या है इसकी टैगलाइन, कनेक्टिंग इंडिया। तो ये चार आप याद रखेंगे, सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो। अगर आपसे पूछा जाए ये किसकी टैगलाइन है, एयरटेल की टैगलाइन है। आपसे पूछा वीआई की क्या है, वीआई की है टुगेदर फॉर टुमारो। जियो की पूछे तो क्या है, जियो जी भर के। और बीएसएनएल की पूछे तो क्या है, कनेक्टिंग इंडिया। तो याद रखना इसमें ये संचार कंपनी है भारत की चार बड़ी और ये इनकी टैगलाइन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन है आपके साहित्य या लेखन में, कला व संस्कृति में, खेल प्रशिक्षण में या समाज सेवा में। आपको बताना है कि किस में प्रदान किया जाता है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार आपने पढ़ा होगा, सभी जानते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये आपका वर्ष 1985 में हमने स्थापित किया था और वर्ष 1985 में स्थापित किया। और ये किसको दिया जाता है, कोच को या खेल प्रशिक्षक, आप याद रखेंगे जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, या एक शब्द आप क्या कह सकते हैं, ये कोच को दिया जाता है। 1985 में हमने शुरू किया और इसमें वर्तमान में कितने राशि दी जाती है, वर्तमान में आपकी दी जाती है 15 लाख रुपए। कितने राशि दी जाती है, 15 लाख रुपए इसमें आपकी राशि दी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, ये आप याद रखेंगे कौन आपके प्रथम व्यक्ति हैं। तो आप याद रखेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कौन कौन व्यक्ति, उनके नाम याद रखेंगे। एक कौन है, एक है आपके भालचंद्र भास्कर। कौन है, भालचंद्र भास्कर, ये याद रखेंगे। एक कौन है, एक है ओम प्रकाश भारद्वाज। एक कौन है, ओम प्रकाश भारद्वाज। और एक याद रखेंगे O.M. नाम्बियार। और एक क्या है, एक का नाम क्या है, एक का नाम है O.M. नाम्बियार। क्या है, O.M. नाम्बियार। क्या नाम है, O.M. नाम्बियार। तो याद रखेंगे, जैसे आप पढ़े तो आपको याद रखना है, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आप पढ़ते हैं, सबसे पहले किसको दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को। लेकिन अगर आपसे द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछे तो ये आपका वर्ष 1985 में 3 व्यक्तियों को दिया गया, भालचंद्र भास्कर को, ओम प्रकाश भारद्वाज को और O.M. नाम्बियार को। इन 3 व्यक्तियों को आपका सबसे पहले जो आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये आपका प्रदान किया गया। खेल के क्षेत्र में 2 और आपके बड़े पुरस्कार हैं। एक कौन सा है, एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका नया नाम अब क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये आप याद रखेंगे, खेल रत्न पुरस्कार। तो ये आपका विशेष उपलब्धि के लिए, विशेष प्रदर्शन के लिए। और इसका अब नया नाम क्या है, नया नाम है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये इसका आपको नया नाम हो गया है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1991-1992 आप पढ़ते हैं। क्लियर हुआ। और आपने पढ़ा होगा एक और पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, ये खेल के क्षेत्र में सबसे पहले आपको दिया जाता है। तो ये आपका किस वर्ष से प्रदान किया जाता है, 1961 से इसे प्रदान किया जाता है अर्जुन पुरस्कार को। क्लियर हो गया। राजीव गांधी हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, और द्रोणाचार्य आपने पढ़ लिया कि ये 1985 से प्रदान करते हैं और इसमें 15 लाख रुपए की राशि है। और भालचंद्र भास्कर, ओम प्रकाश भारद्वाज, O.M. नाम्बियार। अर्जुन पुरस्कार में पूछे कितनी राशि है, 15 लाख रुपए की राशि है। और आपसे पूछे राजीव गांधी या ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी है, इसे आप याद रखेंगे 25 लाख रुपए इसमें धनराशि प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो आप बताएंगे इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। आसान सा क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान। चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। इसमें से आप बताएंगे किसके द्वारा दिया गया।
जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। और ये कब दिया गया था? जब भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत व पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में। तो उस समय कौन सा नारा दिया गया था? उस समय नारा दिया गया था जय जवान जय किसान। क्लियर हो गया? जय जवान जय किसान नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री। पढ़ा होगा आपने। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन है? दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। और इनकी मृत्यु आपने पढ़ा होगा किस समझौते के दौरान हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद समझौते के दौरान। ऐसे पूछ लेते हैं कि ताशकंद समझौते के दौरान किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई? तो याद रखेंगे इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1966 में ताशकंद समझौते के दौरान। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इनमें से आप बताएंगे। आसान सा क्वेश्चन है। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी, बेरी, सूखा रोग या टीबी? इनमें से आपको बताना है कौन सी बीमारी होती है विटामिन बी। विटामिन बी या विटामिन B1 आप कह सकते हैं। क्लियर हो गया? तो अगर रतौंधी की बात करें, रतौंधी कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। बेरी आप पढ़ते हैं विटामिन B1 या थायमीन आप कहते हैं इसकी कमी से। और सूखा रोग किसकी कमी से होता है? सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। क्लियर हो गया? तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज का लेखक कौन है? तो सैटेनिक वर्सेज कई बार आपसे पूछी है। सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, सैमूर एम हर्ष, जॉर्ज ऑरवेल, J.M. बेरी। आपको बताना है इनमें से किसने सैटेनिक वर्सेज पुस्तक लिखी है। तो इसके लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। तो इसके राइटर कौन आपके? सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है, आवधिक यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपका आवर्त सारणी। क्या है क्वेश्चन? आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी धातु होती है? तो आवर्त सारणी के अनुसार सबसे जो भारी धातु है इनमें से आपको बताना है OS, PT, PB, W। इनमें से आपको बताना है। तो सबसे भारी जो धातु होती है, तो सबसे भारी धातु कौन सी होती है? सबसे भारी धातु तो ये कौन सी होती है? ओस्मियम। कौन सी होती है? ओस्मियम। तो आपने पढ़ा होगा सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम। क्लियर हो गया? ये सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हास्य गैस या आप इसको लॉफिंग गैस भी आप पढ़ सकते हैं। हास्य गैस या क्या पढ़ सकते हैं? इसको पढ़ सकते हैं आप लॉफिंग गैस। हास्य गैस या क्या है आपका? लॉफिंग गैस। हास्य गैस या क्या है? लॉफिंग गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? इनमें से आपको बताएं NO, NO2, N2O, N2O3। इनमें से आप बताएंगे लॉफिंग गैस। लॉफिंग गैस क्या होता है? लॉफिंग गैस होता है N2O। क्या बन जाएगा? N2O। N2O क्या बनेगा आपका? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? N2O। N2O बनेगा जी नाइट्रस ऑक्साइड। तो याद रखेंगे लाफिंग गैस किसको कहा जाता है? N2O को। और N2O क्या बन जाएगा? N2O बन जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर हो गया? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन सी सही है, N2O। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? ये चार ऑप्शन आपके सामने है। उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है। काली सतह उष्मा की सुचालक होती है। काली सतह उष्मा की कुचालक होती है। काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। इनमें से आपको बताना है कौन सा आपका आंसर सही रहेगा। इसमें बताएंगे ये चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इनमें चार में से कौन सा आपका सही रहेगा। इसका ऑप्शन जी कौन सा सही रहेगा बताएंगे सभी जी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा काली सतह क्या है? काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GUI किसका संक्षिप्त रूप है? GUI, तो GUI आपको बताना है कि GUI किसकी फुल फॉर्म है। इनमें से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंफॉर्मेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन और ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रक्शन। इनमें से आप बताएंगे GUI किसका संक्षिप्त रूप है? GUI के बारे में आप बताएं, सभी कमेंट करके बताएं। GUI क्या है? GUI ऑप्शन ए, GUI क्या बनेगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये इसकी सही फुल फॉर्म बनेगी GUI की, जो आपका कंप्यूटर से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट एग मार्क है। एग मार्क के बारे में आपको बताना है। एग मार्क
अब ये चार ऑप्शन आपके सामने एग मार्क से संबंधित। अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता का आश्वासन मोहर, कृषि उत्पादों मंडीकरण हेतु कृषकों की संस्था, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन हेतु मोहर। आपको बताना है एग मार्क। एग मार्क आपने पढ़ा होगा, एग मार्क एग्रीकल्चर मार्केटिंग इसको बोलते हो आप। तो एग मार्क वास्तव में क्या है? एग मार्क की जो शुरुआत है ये वर्ष 1937 में इसकी शुरुआत की गई थी एग मार्क की, जबकि इसे वैधानिक तौर पर आपका कब से 1986 से आपका लागू किया गया है एग मार्क को। एग मार्क क्या है? जो आपकी खाद्यान्न वस्तु होती हैं जैसे घी है, तेल है, चावल है, दाल है, इन पर क्या है? इन पर एक वास्तविक आपकी मोहर होती है कि इसके प्रमाणन के लिए तो ये कौन सा आपका लगाया जाता है? एग मार्क चिन्ह उस पर प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है एग मार्क। एग मार्क अगर आपसे पूछा जा रहा है एग मार्क है तो एग मार्क आप याद रखेंगे। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन हेतु क्या है आपका? एक मोहर है और इसका नाम क्या है? एग मार्क। क्लियर हो गया जी। एग मार्क से संबंधित आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? आपको बताना है वीरता पुरस्कार कौन सा है। इकबाल सम्मान, द्रोणाचार्य पुरस्कार, परमवीर चक्र या भारत रत्न, इनमें से आप बताएंगे कौन सा वीरता चक्र पुरस्कार है। बताएं, सभी कमेंट करके बताएंगे जी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी परमवीर चक्र। तो आप याद रखेंगे वीरता पुरस्कार सर्वोच्च कौन सा है? परमवीर चक्र। और आपने पढ़ा होगा परमवीर चक्र सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था? सबसे पहले प्रदान किया गया था सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा को सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और अब तक मात्र आपके 21 परमवीर चक्र प्रदान किए गए। कितने किए गए? केवल 21 परमवीर चक्र प्रदान किए गए। सबसे पहले किसे मिला था? आपका सोमनाथ शर्मा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इनमें से आपको बताना है गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। गन्ना, तो गन्ना में से अन्य क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए गन्ना अनुसंधान केंद्र क्या है? गन्ना अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है जी? गन्ना अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछा जाए गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र आप याद रखेंगे कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है लखनऊ। अगर आपसे पूछा जाए गन्ना प्रजनन केंद्र क्या है? गन्ना प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है? गन्ना प्रजनन केंद्र, गन्ना प्रजनन केंद्र आप याद रखेंगे ये कहाँ पर है? ये स्थित आपका कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पर है? कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में स्थित है। एक क्वेश्चन बहुत आता है, गन्ना का लाल सड़न रोग, गन्ना का लाल सड़न रोग ये किसके कारण लगता है? तो उसमें जीवाणु देते हैं, विषाणु देते हैं, फफूंद देते हैं। गन्ने का लाल सड़न रोग, तो गन्ने का लाल सड़न रोग जो आपका लगता है ये किसके कारण लगता है? इसे आप याद रखेंगे कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। क्या नाम है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। इस कवक के कारण कौन सा रोग लगता है? इस कवक के कारण आपका रोग लगता है गन्ने का लाल सड़न रोग। गन्ना सड़ जाता है लाल होकर के, और किसके कारण लगता है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। और ये क्या है? ये होती आपकी कवक। क्लियर हुआ? अब इधर देख लेते हैं। इसमें जो ज़्यादातर आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 क्वेश्चन आते हैं गन्ने से। और भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? गन्ना उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? देवदास आपको बताना है देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, हरिश्चंद्र चट्टोपाध्याय या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं देवदास पुस्तक के लेखक कौन है। बताएं जी। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे सभी। इस पुस्तक के लेखक आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या नाम है? या शरत चंद्र चटर्जी भी आप पढ़ते हैं। तो पुस्तक कौन सी आपकी? देवदास। देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट आगे देखते हैं जी। अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लग रहा हो तो एक बार आप लाइक वाला जो बटन है उसको जरूर प्रेस करेंगे सभी जी। मुड़िया पूनो मेला किस जिले में आपका बनाया जाता है? तो 19 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मुड़िया पूनो मेला। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का आपका विशेष क्वेश्चन है। मुड़िया पूनो मेला किस राज्य में बनाया जाता है?
ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी सीतापुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी मथुरा। इनमें से आप बताएंगे मुड़िया पूनो मेला किस जिले में आपका बनाया जाता है। इससे आपसे पूछा जाए मुड़िया पूनो आप याद रखेंगे ये कौन से आपके कौन से जिले में आपका बनाया जाता है। जिला अगर आपसे पूछा जा रहा है, जिला याद रखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के जिले हैं सहारनपुर, सीतापुर, आगरा, लेकिन ये कौन से जिले में बनाया जाता है, ये बनाया जाता है आपका मथुरा जिले में। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार भारत सरकार के द्वारा क्या है, भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी के माध्यम से सबसे ज़्यादा धन किस क्षेत्र को दिया जाता है। इसमें आप बताएंगे 2023-24 का बजट अभी हाल ही में पारित किया गया, तो सब्सिडी के तौर पर जो भारत सरकार का सबसे ज़्यादा व्यय है, सबसे ज़्यादा खर्चा निम्न में से किस क्षेत्र पर होता है। ऑप्शन ए उर्वरक, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी खाद्य, ऑप्शन डी स्वास्थ्य। इनमें से आपको बताना है किस पे सबसे ज़्यादा आपका खर्चा होता है। तो आप पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी आपकी दी जा रही है, जैसे कोरोना काल से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो कोरोना काल से ही आपका जो राशन है, राशन आपका फ्री में प्रदान किया जा रहा है। तो जो राशन है, राशन आपसे बोलेगा या क्या बोलेगा, आपका खाद्यान्न, राशन या क्या है आपका खाद्यान्न। तो भारत सरकार का सब्सिडी के द्वारा जो सबसे ज़्यादा जो आपका धन है वो किस पे खर्च हो रहा है, खाद्य या आप कह सकते हैं राशन पर आपका खर्च किया जा रहा है। किस पे खर्च किया जा रहा है, राशन पर खर्च किया जा रहा है। तो आज का मॉक टेस्ट था। अगर मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।